Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. Dear students, हमने लास्ट वीडियो में नाउन के 2 पार्ट सीख चुके हैं। देखिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस या जेनेटिव केस, जिसे हम कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस की ओर। फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस, या फिर हम इसको और जेनेटिव भी कह सकते हैं। तो पजेसिव केस बनाने के लगभग 9 नियम हैं और आज हम इस टॉपिक में पजेसिव केस के 9 नियमों को सीखेंगे। तो सबसे पहले अब हम आइए चलते हैं रूल नंबर 1 पर। रूल नंबर 1, जो कि कई पार्टों में हमारा डिवाइड है। रूल नंबर 1 है वो कई पार्टों में बटा हुआ है। तो रूल नंबर 1 में सबसे पहले क्या होता है, हम एपोस्ट्रॉफी लगाकर, पहला भाग ये कहता है कि अगर कोई नाउन किसी सिंगुलर पर्सन का बोध कराए तो एपोस्ट्रॉफी लगाकर पजेसिव केस उसको बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल है राम्स बुक, राम की किताब। द टीचर्स डेस्क, टीचर की डेस्क। तो यहाँ पर राम भी नाउन है और बुक भी नाउन है, दोनों सिंगुलर हैं, इसलिए यहाँ पर हमने एपोस्ट्रॉफी लगा करके इसको पजेसिव बना दिया है। सेम टीचर्स डेस्क, टीचर की डेस्क, दोनों ही ये नाउन है, तो यहाँ पर भी हमने एपोस्ट्रॉफी लगा करके बना दिया है। इसका पार्ट भी कहता है कि बड़े और अधिक संपर्क में आने वाले जानवरों के साथ भी एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है एलिफेंट्स ट्रंक। एलिफेंट बड़ा जानवर है तो ये एलिफेंट्स ट्रंक मतलब हाथी की सूंड। हॉर्सेज कलर, घोड़े का रंग। तो वो जानवर जो बड़े हैं और ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, हाथी भी ज़्यादा संपर्क में रहता है, घोड़ा भी ज़्यादा संपर्क में रहता है, तो उन जानवरों के साथ में एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। लेकिन शर्त ये रहती है कि छोटे जानवरों या कीड़े मकोड़ों के साथ में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। इसके बाद इसी का पार्ट सी कहता है कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, जैसे नेचर्स लॉज, प्रकृति के नियम। फॉर्च्यून्स फेवर, भाग्य के साथ, यानी भाग्य का साथ या फिर भाग्य का पक्ष, ETC एक्सेट्रा। नंबर 1 का अगला पार्ट कहता है कि उन बेजानदार नाउन्स के साथ जो समय, स्थान, दूरी, वजन या मूल्य का बोध कराते हैं, मूल्य के बारे में बताते हैं, उनके साथ ही एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। फिर से, उन बेजानदार नाउन्स के साथ जो समय, स्थान, दूरी, वजन या मूल्य का बोध कराते हैं, उनके साथ भी एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है 1 डेज लीव। यहाँ 1 डे जो है समय के बारे में बता रहा है, तो एक दिन की छुट्टी, 1 डेज लीव हो गया। एट वीक्स एंड, यहाँ पर भी ये समय की बात है, एक सप्ताह के अंत में। एट ए स्टोन्स थ्रो, यहाँ पर ये स्टोन का वजन, थ्रो मतलब फेंकना होता है, तो उसमें यहाँ वजन का अंदाजा लगाया जा रहा है, वजन के बारे में बता रहा है। और एट ए यार्ड्स डिस्टेंस, डिस्टेंस ये दूरी बता रहा है, 1 यार्ड की दूरी। तो डी जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग कि सभी बेजानदार नाउन्स जो समय, स्थान या दूरी, वजन के या मूल्य के बारे में बताते हैं, उनको भी एपोस्ट्रॉफी से ही पजेसिव बनाया जाता है। अब देखिए ई अगला पार्ट ई जो है ये कहता है कि कुछ खास फ्रेजेज के साथ भी एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, जैसे एट आर्म्स लेंथ, 1 आर्म की दूरी, 1 आर्म की लंबाई। लेकिन ये यहाँ पर अर्थ तो इसका ये निकलेगा, और ये फ्रेज है, इसका कुछ और भी अर्थ हो सकता है। फॉर हेवेंस सेक, तो यहाँ पर भी हमने एपोस्ट्रोफी लगा के इसको बना दिया है।
एफ अगला पार्ट कहता है कि डबल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ किया दिस इज राम्स फादर्स हाउस, तो यहाँ पर ये फादर के साथ में एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा, बल्कि इस सेंटेंस को इसके स्थान पर हम इस तरह से बनाएंगे, जैसे दिस इज द हाउस ऑफ राम्स फादर, यानी ये राम के पिता का घर है। तो इसको जब पजेसिव यहाँ जो बनाया गया तो एक तो पजेसिव से बना दिया, ये पजेसिव केस हो गया, दूसरा ऑफ से बनाया है, तब जा कर के ये बना है। तो अभी तक जी ये कहता है कि चर्च, स्कूल, शॉप, हाउस ऐसे शब्द हैं जो अधिकतर पजेसिव केस के बाद छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि उनका बोध बिना लिखे स्वतः ही हो जाता है, अंडरस्टूड होता है वो। फॉर एग्जाम्पल दिया, मैंने ये किताब खरीदी है फ्रॉम मोहन्स, मतलब मोहन की शॉप से। शॉप जो है अंडरस्टूड है, शॉप छुपा हुआ है इसमें, तो इसका बोध अपने आप ऑलरेडी हो जाता है। सेम आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एस.टी. जॉन्स, मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ एस.टी. जॉन्स। एस.टी. जॉन्स मतलब एस.टी. जॉन स्कूल का, ये स्कूल या कॉलेज का नाम जो है वो अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है ये। अब रूल नंबर 1 कंप्लीट है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर सिंगुलर नाउन के अंत में कई हिसिंग साउंड्स यानी सा की आवाज़ आती है, हिसिंग साउंड यानी सा की आवाज़ आती है, तो केवल एपोस्ट्रोफी मार्क लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी चिन्ह ही लगाते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे फॉर कंसाइंस सेक, फॉर जस्टिस सेक, तो यहाँ पर कंसाइंस कई बार सा की आवाज़ है, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाया गया है। जस्टिस यहाँ भी कई बार है, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी मार्क लगाया है, ना कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। नोट इसमें भी है, कहते हैं कीट्स पोएट्री, कीट्स इज पोएट्री या कीट्स पोएट्री। अगर हम दोनों में से कोई भी लिख देंगे तो ये दोनों ही सही माने जाएंगे, इनमें कोई भी गलत नहीं है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई नाउन प्लूरल है और उसके अंत में एस आता है, तो वहाँ पर केवल एपोस्ट्रोफी मार्क लगाते हैं, ना कि एस लगाते हैं। इसे गर्ल्स हॉस्टल, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर और एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल। बॉयज स्कूल, यहाँ पर ऑलरेडी एस है, इसलिए और ज़्यादा आगे मतलब एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हम और पजेसिव केस का रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये कहता है अगर नाउन प्लूरल नंबर में है लेकिन उसके अंत में एस नहीं आता है, तो एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे मेंस क्लब, अब मेन जो है प्लूरल है और इसके लास्ट में एस नहीं है, तो इसको हमने मेंस क्लब कर दिया। चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रन में भी लास्ट में एस नहीं है, इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रंस बुक कर दिया है, बच्चों की किताब, यहाँ और यहाँ। अब रूल नंबर 5 कहता है कि अगर कोई नाउन या टाइटल कई शब्दों से मिलकर के बनता है, तो एपोस्ट्रोफी केवल अंतिम वर्ड के साथ लगाते हैं। जैसे द राना ऑफ मेवार्स, अब ये द राना ऑफ मेवार्स ये कई हैं, ये कई शब्दों से मिलकर के एक नाउन बना है, तो इसके लास्ट वाले शब्द के साथ हमने एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया है। यानी द राना ऑफ मेवार, मेवार के राना का महल, पैलेस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की सरकार, फिर यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी लगाया, यानी इंडियाज ऑर्डर्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर्स, भारत की सरकार के आदेश। रूल नंबर 6, अगर दो या दो से अधिक नाउन्स अभिन्न रूप से संबंधित हों, अगर दो या दो से अधिक नाउन्स अभिन्न रूप से संबंधित हों, तो एपोस्ट्रोफी केवल अंतिम नाउन के साथ ही लगाते हैं। जैसे ऊपर अंतिम वर्ड के साथ, लेकिन यहाँ अंतिम नाउन के साथ, जैसे लिगोइस एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ये अंतिम नाउन कैजामियंस है, और कैजामियंस के साथ हमने एपोस्ट्रोफी का यूज किया है।
अब रूल नंबर 7 कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक नाउन्स अपना अपना अलग अलग संबंध दिखाते हैं, अपना अपना अलग अलग संबंध दिखाते हैं, तो प्रत्येक के साथ अलग अलग ही एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। यानी एपोस्ट्रोफी प्रत्येक के साथ अलग अलग ही लगेगी। जैसे राम्स एंड मोहन्स हाउस, इसका मतलब ये होगा कि राम का घर और मोहन का घर दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के साथ हमने एपोस्ट्रोफी का यूज किया है। अभी तक हम देखिए रूल नंबर 8 ही कहता है कि पजेसिव केस बाई ऑफ, यानी 8 के अंतर्गत जो पजेसिव केस है वो ऑफ के द्वारा ही बनाया जाता है। किस यानी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक पहले इसको 3 चरणों में हमने समझा है। तो पहला चरण ये कहता है कि इनएनिमेट थिंग्स, यानी अप्राणीवाचक वस्तुएं जो भी होती हैं उनका पजेसिव जो है वो ऑफ लगा करके बनाया जाता है, एपोस्ट्रोफी से नहीं। जैसे लेग ऑफ द टेबल, इसको इस तरह से बनाया गया, ना कि टेबल्स लेग। यहाँ टेबल्स लेग हमको नहीं करना है। सेम लॉक ऑफ द डोर, दरवाजे का ताला, इसको डोर्स लॉक नहीं करना है। अगला कहता है बी, देखिए छोटे जानवरों, कीट पतंगों या कम संपर्क में आने वाले जानवरों के लिए भी ऑफ लगाकर पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई एक छोटा जीव है इसलिए इसके साथ में ऑफ का यूज किया है। स्टिंग ऑफ ए स्कॉर्पियन, जिसे कहते हैं बिच्छू, तो ये भी छोटा जीव है, इसके साथ ही हमने ऑफ लगा करके ही पजेसिव इसको बनाया है। अगला सी ये कहता है कि जब पजेसिव नाउन किसी क्लॉज या फ्रेज से क्वालिफाई होती है तो भी पजेसिव केस के लिए ऑफ ही लगाते हैं। जैसे दीज आर द टॉयज, अब यहाँ पर ये इतना जो है दीज आर द टॉयज, ये पूरी एक क्लॉज बनती है करके। ऑफ द चिल्ड्रन हु आर स्लीपिंग, यानी उन बच्चों के लिए है जो सो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी ऑफ का यूज किया गया है, ऑफ से ही पजेसिव केस बनाया है। द मिल्क ऑफ द काउ विच इज ब्लैक, द मिल्क ऑफ द काउ, ये उस गाय का दूध है जो कि काली है, तो इसके लिए हमने ऑफ का यूज किया है। ये अगला नियम रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 ये कहता है कि डबल जेनेटिव जहाँ पर आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डबल जेनेटिव भी प्रयोग हो जाते हैं वाक्यों में, तो ऐसे वाक्यों में हम करते क्या हैं कि ऑफ के बाद आने वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, या फिर ऑफ के बाद पजेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स का प्रयोग कर देते हैं। जैसे दिस इज ए बुक ऑफ माइन, ये मेरी किताब है, यहाँ पर ये पजेसिव केस पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया है। दूसरे वाले में हमने मोहन्स कर दिया, यहाँ एपोस्ट्रोफी का यूज किया है। लेकिन अब बात ये आती है कि यहाँ पर ऐसे वाक्य इन सब में वन ऑफ द का भाव निहित होता है। वन ऑफ द का मतलब होता है कि बहुतों में से एक, बहुत सारी चीज़ें उनमें से एक है, ये मेरी एक चीज़ है। जिसे बताया कि दिस इज ए बुक ऑफ माइन, ये एक मेरी किताब है, मतलब इनमें बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से ये एक मेरी किताब है। अतः जहाँ एक ही वस्तु का बोध कराना होता है वहाँ वाक्य का ये स्ट्रक्चर प्रयोग नहीं होता है। जिसे अगर केवल एक ही चीज़ हमारे पास में है और उस चीज़ के बारे में हमको बताना है तो ये स्ट्रक्चर का यूज हम नहीं करेंगे। जैसे कहा ही इज फादर्स ऑफ माइन, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पिताओं में से एक पिता है मेरे, तो ये गलत हो गया। या शी इज मदर ऑफ योर्स, बहुत सारी माताओं में से वो एक तुम्हारी माँ है, ये भी गलत है। इसके अगर सही प्रयोग करना है तो सही होगा ही इज माई फादर, वो मेरे पिताजी हैं, या शी इज योर मदर, वो आपकी माताजी हैं। तो आज हमने फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस के 9 रूल्स सीखे हैं, और अब आज की वीडियो में इतना ही। और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमें ये भी ज़रूर बताएं कमेंट में कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, और प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।
जब आप पूरा देखेंगे तब आपको सारे नियम 1 बाय 1 करके आपको समझ में आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।